बाकी पीरियड्स की प्रॉब्लम नॉर्मल है आज के टाइम, एनीमिक होना हम्म, या मैं कह दूँ जो व्हाइटनर प्रॉब्लम, yes, लिकोरिया की yes, सफेद पानी जो बोलते हैं, ये काफी महिलाओं में नॉर्मल है। हम्म, ये इंटरनल बॉडी की हीट बढ़ जाने से होता है। पाइल्स होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है? रस और रक्त पर इलेक्ट्रोपैथी काम करती है। आपकी बॉडी में जो कुछ है रक्त और रस से ही बना हुआ है। के अंदर होता है इंग्लिश सीट और एक इंडियन सीट, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी होती है? सर इंग्लिश सीट एक्चुअली में इंडिया की है नहीं, और दूसरा जो लेडीज के अंदर अभी इन्फेक्शन का जो कारण बना हुआ है वेजाइना का, हाँ, खुजली, yes, उसका मेन कारण ही ये वेस्टर्न सीट है। वहां पर जो है ये लगा दो ना कि 23, 24, 26, 27 में पीरियड स्टार्ट होते हैं फीमेल के, अच्छा। अपने यहाँ पर 11, 12 में स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पाइल्स हो रहा है ना, ये मे बी ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, पाइल्स होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सर इसका सबसे पहले चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी, इसका जो मेन कारण है हमारा खाना पीना और सिटिंग पोस्चर। अगर हमारे खाने के अंदर फाइबर कम है और ऑयली फूड, जंक फूड, स्पाइसी, तीखा भोजन ज़्यादा है, तो स्वभावतः हमारी आंतें जो है वो कभी साफ़ नहीं रहेगी और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा ही नहीं, जो कि आंतों में दीवारों के साथ जमा रहेगा और हमारी आंतें कभी क्लियर होती ही नहीं है। और ये नहीं कि आपने आज खाना खाया और आपको पाइल्स हो गया, एक लंबे अरसे तक आपका खान पीन सही नहीं है तो जाके आके आपको पाइल्स, फीसर, फिस्टुला, ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है। और इसका मेन कारण मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पानी की कमी। अधिकतर लोग जो है नॉर्मली लोगों को ये लगा लो कि 5 से 7 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। आप नोट करना, काफ़ी लोगों से पूछना कि पूरे दिन में कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर पीते हैं। तो पानी कम रहेगा तो आपकी आंतें अच्छे से साफ नहीं होगी, आंतें साफ नहीं होगी तो नीचे जो रेक्टम है, जो गुदा द्वार है, वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, किसी को कट लगते हैं, 3 नरों होती है तो सूज जाती है मस्से के रूप में, किसी को मस्सा अंदर की तरफ होता है और किसी को मस्सा बाहर भी आने लगता है, ज़्यादा जब दिक्कत होती है तो। अच्छा। और काफ़ी लोगों को तो टॉयलेट के दौरान सुबह या जब भी वो फ्रेश होने जाते हैं तो उनको ब्लीडिंग भी आती है। ये तो बहुत बाद का सीन है, सबसे लास्ट का सीन है। शुरुआती सीन में तो ये रहता है कि हल्की जलन रहेगी गुदा में, तो इसका मतलब हमारा खाना पीना सही नहीं है। तो अगर हम उसको सुधार कर लें तो पाइल्स होने की कोई चांसेस भी नहीं है। अधिकतर अभी क्या चल रहा है कि जैसे पाइल्स हुई, हम सर्जन के पास गए, आजकल ट्रेंड में है लेजर, तो लेजर से ऑपरेशन कराया, उस मस्से को हटा दिया, तो 1, 2 साल ठीक रहेगी और 1, 2 साल बाद दोबारा वही समस्या, क्योंकि हमने हमारे खाने पीने में, व्यवहार में कोई चेंजमेंट किया ही नहीं। तो ये समस्याएं लगभग लोगों को बनी ही रहती है कि हमारा खाना पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। बेसिक इसका कारण हम समझे तो हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो हमारा खाना भी ऐसा होना चाहिए, 70% खाना अपना एल्कलाइन होना चाहिए और 30% खाना अपना एसिड फूड, बल्कि इसके विपरीत है। अपना 70 से 80% जो खाना है वो एसिड है और 20% अपना एल्कलाइन। आप एसिड के नीचे ही सारी बीमारी आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में वात पित्त कफ, तो ये पित्त की चीज़ है। पित्त के नीचे ही 200 से ऊपर बीमारियां, वात पे मोटापा है, अस्थमा है, अपने गठिया है, ऐसे रोग वात के नीचे आते हैं। कफ के नीचे हमारे कोल्ड आ गया, नमोनिया आ गया, अस्थमा भी है इसमें कोल्ड में, जी आपका कोल्ड में आएगा। तो जो पाइल्स होती है उसको जलन होती है अंदर ही अंदर पूरा है ना, तो उसको उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब पाइल्स देखो का? इसका अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन अगर आज के टाइम में हम पकड़ के चलें तो एक पैथी है जो बहुत कम प्रचलित है, उसका नाम है इलेक्ट्रोपैथी, अच्छा। जो प्लांट बेस है, पेवर प्लांट का अर्क निकाल के बनाया जाता है, जीरो केमिकल, जीरो साइड इफेक्ट, 100% इफेक्ट। ऐसा कोई असाध्य रोग नहीं है जिसका इलेक्ट्रोपैथी में इलाज ना हो, बट लोगों में प्रचलन में कम है, इसके चिकित्सक कम है। अभी गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित नहीं कर रही है। अभी भी राजस्थान के अंदर इसको मान्यता दे दी गई है और हरियाणा में भी इसको मान्यता पर
काम चल रहा है हरियाणा और यूपी में। अच्छा। और ये पैथी जो है काफ़ी सरल है और इसका आज तक डेथ रेट 0 है। इसके एक भी आदमी इसकी मेडिसिन से कोई मरा नहीं आज तक और साइड इफेक्ट 0। जी। अगर इसकी विपरीत बात करूँ मैं अन्य पैथियाँ, आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट कम है बट है, होम्योपैथी में भी साइड इफेक्ट कम है परंतु है, और एलोपैथ में भी साइड इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। हम्म। तो मैं किसी पैथी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। देखो सर्जरी के अंदर एलोपैथ सबसे बेस्ट है, ट्रामा केस में एलोपैथ, अब डिलीवरी होनी है तो एलोपैथ, ऑपरेशन से सब पैथी का अपना अलग 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 स्थान है। हाँ। कोई पैथी गलत नहीं, सब पैथी अच्छी है। बट हमें जब कोई डिजीज हो गई, जैसे आप बता रहे हो पाइल्स की, हम्म। तो या शुगर की हम्म। या बीपी की, हम्म। इसमें ये बोला जाता है कि ताजीवन आपकी मेडिसिन चलेगी। चलिए चलिए। अगर आप एलोपैथी को छोड़कर इलेक्ट्रोपैथी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो हम्म। और अपने पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। 3-4 महीने में जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं हम्म। वो भी खत्म हो जाती है। और जब इससे क्योर हो गया कोई पेशेंट तो उसकी आगे मेडिसिन नहीं चलती है। ये बेस पर काम करती है, रस और रक्त पर इलेक्ट्रोपैथी काम करती है। आपकी बॉडी में जो कुछ है रक्त और रस से ही बना हुआ है, हम्म। उसी को सही कर दिया इसने तो डिजीज कहाँ से रह गई। ये जो बॉडी के अंदर मतलब सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ब्लड भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो ब्लड का मतलब क्लीन रेट हम कैसे पता करें कि भाई ये ब्लड हमारा एकदम सही है और ये हमारे बॉडी के अंग हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस रेट के अंदर काम करें? देखो ये तो टेस्टिंग रिपोर्ट बताएगी आपको, अच्छा। और काफ़ी अलग अलग टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट तो हमारा सीबीसी होता है, हम्म। और सीबीसी ये इंडिकेट करता है कि हमें अब किस तरफ चलना चाहिए। जी। कि हमें अब कैंसर की तरफ डायग्नोस करना है या मान लो इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है उसकी तरफ चलना है। बाकी जो भी बीमारियां होती हैं वो रक्त से ही होती हैं। ठीक है। अगर आपका जब भी कोई डिजीज होगी तो आपके ब्लड में चेंजमेंट आएंगे और उन चेंजमेंट को ही डायग्नोस किया जाता है लैब के अंदर और आपकी डिजीज बाहर निकाली जाती है। टेस्टों की तो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, पूरी बुक्स है जो पूरी टेस्टों की है, अलग अलग टेस्ट। इसमें तो जो मास्टर जो रहेगा पैथोलॉजिस्ट जो है वही अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा। यस सर। सर जो आपने बोला ना इलेक्ट्रोपैथी, जी एक्चुअली में इलेक्ट्रोपैथी हर बॉडी के अंग के लिए बनाई जाती है, मतलब हर बॉडी जो बॉडी का जो हर अंग है उसके लिए काम होती है इलेक्ट्रोपैथी, हाँ, कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी। तो वो जांच किस तरीके से होती है सर? इसमें डायग्नोस हाँ हाँ। डायग्नोस तो पेशेंट से पहले हम सारे उसके सभी क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे क्या दिक्कत है, उसके बाद रिपोर्ट भी होती है। हम्म। और रिपोर्ट के आधार पर हम पता लगाएंगे। आप मान लो किसी पेशेंट को देखा हम्म। कि इसको ओवरी में फाइबर्ड है या इसको सिस्ट है, तो वो तो अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं हम्म। और फिर हम रिपोर्ट उसको 2 महीने उसको हम मेडिसिन देंगे और उसके बाद हम दोबारा चेक कराएंगे। हम्म। अगर मान लो 20 mm की थी, अब 8 mm की रह गई है, हम्म। तो हमें आगे उस इलाज को कंटिन्यूस रखना चाहिए। दैट इज फैक्ट। जैसे कि हमारे गांव के अंदर भी 3 से 4 लोगों के पाइल्स हैं। मैंने मतलब पता किया आसपास में, पाइल्स के अंदर जो एक तो इंग्लिश सीट है जो हमारे वॉशरूम के अंदर होता है, इंग्लिश सीट और एक इंडियन सीट, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी थी? सर इंग्लिश सीट एक्चुअली में इंडिया की है नहीं, इसको बनाया गया था वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। अच्छा। वो क्या ठंडा इलाका होता है ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हमारे घुटने जाम हो जाते हैं तो पूरे घुटनों को फोल्ड कर ही नहीं पाते हैं। उनके लिए इंग्लिश सीट का निर्माण किया गया था। और जो हम इंडियन सीट है इस पर अपनी आंत का और रेक्टम का जो मुंह है वो पूरा खुल जाता है, तो आंतों की जो भी गंदगी है, अगर इंग्लिश सीट पर आप बैठते हो तो सिर्फ जो रेक्टम में जो टॉयलेट होता है वो ही फ्रेश हो पाते हो। जो नीचे थैली होती है जो हाथ से उतर के जहाँ स्टूल इकट्ठा होता है ठीक है। वो ही फ्रेश हो पाते हो। अगर आप उकड़ू बैठते हो, इंडियन सीट पर बैठते हो, तो आंत की जो गंदगी है उसका जो लिंक है, उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो मेन काम तो हाथों से निकालना ही है, बड़ी आंत से गंदगी को बाहर निकालना। तो बेस्ट मैं तो इसी को बताऊंगा, इंडियन सीट। इंडियन सीट ही बेस्ट है। और दूसरा जो लेडीज के अंदर अभी इन्फेक्शन का जो कारण बना हुआ है वेजाइना का, हाँ। खुजली, यस। उसका मेन कारण ही ये वेस्टर्न सीट है। वाई? इसमें जैसे हम फ्रेश होने के बाद जो वॉश करते हैं तो पीछे से जैक यस। प्रेशर आता है, तो वो जो भी गंदगी है उसको आगे की तरफ धकेलता है।
और कहीं ना कहीं उसके बारीकरण वगैरह वजाइना के चारों तरफ आ जाते हैं, जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देते और जो इन्फेक्शन का कारण बनाते हैं। जो मल होता है अपना जी, उसके जो है वो वजाइना पीछे से से प्रेशर आएगा, आगे की तरफ जी आएगा। फैक्ट 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 तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इसकी जागरूकता होनी चाहिए लोगों को। हम्म अगर उसमें भी हम यूज कर रहे हैं किसी कारणवश, हम्म तो हाथ से वॉश करना ही सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट जेट से हम प्रेस करेंगे तो वो तो प्रेशर है, सीधी बात है, प्रेशर पीछे से आएगा तो आगे की तरफ ही आएगा। जो हमारा प्राइवेट एरिया होता है वहाँ पे जो खुजली का कारण होता है उसमें से 70% रेटिंग हम दे सकते हैं, बिल्कुल 80% बिल्कुल कि बिल्कुल, भाई हाँ उससे होता है। इसी कारण से होता है। दूसरा, रात को हमें क्या ये पसीने बार बार आते हैं, ये भी इसका ही कारण होता है। ठीक है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि कई लोग कपड़े पहन के सोते हैं, मैं ये कहूँगा रात को हम्म कम कपड़ों में सोए, हम्म ये भी इसका कारण है। अगर हम कम कपड़ों में सोते हैं, मतलब कपड़े ऐसे हो जो हवादार हो, हवा लग सके। अब जींस पहन के आप सोओगे तो स्वाभाविक है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है। हम- टाइट कपड़े, अपने इंडिया के कपड़े देख लो पहले, हम्म बिल्कुल ओपन कपड़े होते थे। आज भी हमारी महिलाएं पहनती है, हम्म खासतौर आमतौर हम देखते ही हैं। और जो वेस्टर्न की तरफ हम जा रहे हैं, तो डिजीज, मैं कहूँगा ये कल्चर की डिजीज है। हमारी जो संस्कृति है हमने इसको खो दिया है। हम्म यही हम स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत, हम हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो हम ये गर्म इलाका है। तो गर्म इलाके में क्या होता है सर, कि सुबह का जो खाना होता है वो हैवी होता है, हम्म, और दोपहर का खाना उससे थोड़ा कम, थोड़ा कम और रात का खाना मेरे थोड़ा, बिल्कुल या ना भी खाओ, मिल्क वगैरह ले लो, कुछ सैलेड ले लो। हम्म, जी, अपना शेड्यूल होना चाहिए। वेस्टर्न इसका उल्टा है। अच्छा अब सुबह नाश्ते में हल्का लिया, दोपहर में और ज़्यादा खाया, रात्रि को फुल खाया। उनका ये उल्टा क्यों है सर? इलाके का फर्क है ना। अच्छा वो ठंडा इलाका है, ये गर्म इलाका है। ये गरम इलाका है। वहाँ पर जो है ये लगा दो ना कि 23 24 26 27 में पीरियड स्टार्ट होते हैं फीमेल के। अच्छा अपने यहाँ पर 11 12 में स्टार्ट हो जाते ये बॉडी की ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या पीरियड्स हैं। की? नहीं नहीं, ये ठंडा और गर्म इलाके पर डिपेंड करता है, प्लस आपका खाना। अच्छा अगर आपका खाना स्पाइसी ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है, अभी काफ़ी केस देखने को मिले, छोटी छोटी बच्चियाँ, 10 साल की बच्चियाँ, 9 साल की बच्चियाँ, जिनकी पीरियड स्टार्ट हो गई। कारण शुरुआत से क्या खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन डोसा, स्पाइसी फूड खा रहे हैं। आप अगर मेरा बचपन देखोगे, आपका बचपन देखोगे, सुबह क्या खाया करते हैं अपन, दही रोटी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उचित भी खाना था, सर। शुद्ध भी था। ये जो पीरियड्स हैं आपके अकॉर्डिंग ये छोटी एज में जो बच्चों के आ रहे हैं 9 साल 10 साल, ये गलत है या सही है? देखो, गलत ही है। मैं ये मानूंगा कि 13 14 साल की जो टाइम है, जो जो एक सर्कल होता है, 14 से स्टार्ट होना चाहिए। हम्म, तो ये है कि अगर जल्दी आता है हम्म, तो उसमें जल्दी माँ बनने की क्षमता बन जाती है, अच्छा तो पीरियड्स जल्दी जाएंगे भी। पुरानी महिलाओं को देखोगे, 60 साल 65 साल तक पीरियड चला करते, मोनोपॉज जिसको बोलते हैं, हम्म पीरियड का बंद हो जाना। हम्म आजकल जो देखा जा रहा है अक्सर 40 से 45 साल में ही पीरियड्स खत्म हो रहे हैं। तो जल्दी स्टार्ट करोगे आप तो जल्दी खत्म होंगे इसके। अच्छा ये लाइफ टाइम नहीं रहते हैं मतलब नहीं, कि तो पीरियड्स से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है और उनसे कैसे हम सावधान रहें? देखो, सबसे पहला तो मैं वही कहूँगा, सारा घूम के एक ही बात पर आना है हमें, कि सबसे पहला आचार विचार और हम्म खाना पीना हम्म अपना, कि विचारों पर भी डिपेंड होती है चीज़ें। ठीक है। अगर मैं कहीं ना कहीं अपन सेक्स की तरह टारगेट करते हैं, हम्म तो थॉट्स एक बड़ा मायना रखती है। विचार, अगर मेरे घर का माहौल मान लो, रोजाना पाठ होते हैं, हम्म को भागवत चलती है या धार्मिक कथाएं होती हैं, या घर का माहौल अच्छा है, तो मेरे अंदर सेक्स से संबंधित विचार नहीं आएंगे। नहीं और अगर चारों तरफ बातें ये चल रही है, तो मैं इन चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो सेटिस्फाई कहीं ना कहीं विचार का भी इसमें। और दूसरा, हमारा खाना, हम्म हम क्या खाना खा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड है ये चीज़ें। बाकी पीरियड्स की प्रॉब्लम नॉर्मल है आज के टाइम, अनियमित होना, हम्म या मैं कह दूँ जो वाइटनर प्रॉब्लम, यस यस लिकोरिया की जी सफ़ेद पानी जो बोलते जी हैं, ये काफ़ी महिलाओं में नॉर्मल है। हम्म ये इंटरनल बॉडी की हीट बढ़ जाने से होता है। बॉडी में हीट बढ़ जाएगी ना आपकी, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये लगा लो, महिलाओं की जो पिंडलियाँ हैं, हम्म काफ मसल से पैर की, इनमें पेन होना, हम्म थकावट रहना, कमजोरी रहना, आंखों के आगे अंधेरा आना, मतलब कि ब्लड की भी कमी हो जाती है, हम्म एनीमिया जिसको हम बोलते हैं।
खून की कमी। तो इसमें हम खान पान अपना सही करके और अपने विचार सही करके, और मैं कहूँगा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा इसका पूर्णतः इलाज संभव है। इसका हम इसको सही कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। बहुत सारी महिला और बहुत सारे जो लेडीज है ना, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आपके अकॉर्डिंग उनका जो सॉल्यूशन आयुर्वेदिक कर सकता है या फिर हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी वगैरह सर है? इलेक्ट्रोपैथी डिपेंड किस पर है? हर्बल पर, हम्म। पेड़ पौधों पर। और इलेक्ट्रोपैथी डिपेंड किस पर है? हर्बल पर, हम्म। पेड़ पौधों पर। हम्म। अगर मैं कहीं कहूँ आपको मिला के, तो इसकी मेडिसिन बनाने का तरीका अलग है, वनस्पतियां वही है। अच्छा। आयुर्वेद जिस वनस्पति का इस्तेमाल कर रहा है उसी का ही इलेक्ट्रोपैथी कर रही है। वनस्पति तो वही है। तो रिजल्ट थोड़ा लेट आता है ना कुछ? रिजल्ट लेट आता है बट रिकवर पूरा होता है। अच्छा। देखो कोई भी अगर आपको फास्ट रिजल्ट दे रही है कोई भी दवा, तो वो लगभग अस्थायी है। बिल्कुल। उसका जो है रिजल्ट लंबे समय तक नहीं रुकने रहता। वाला भी नहीं है। इलाज में समय आ जाओ, आपको बीमार होने के अंदर आपको, आपने मान लो आपको हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक तो आ जाए, कैलेस्ट्रॉल जमा आपने खाया पिया, तो इसमें आपने 15 साल तैयारी करी आपने, हम्म। जब जाके आपको हार्ट अटैक आया है। तो उससे हटने के लिए वापस हम बैक चलते हैं, कैलेस्ट्रॉल को बिल्कुल खत्म करते हैं, खान पीन को सही करते हैं, तो उसमें भी समय तो लगेगा। मतलब बॉडी के अंदर जो भी बीमारी होती है उसका कहीं ना कहीं मेन रीजन होता है कि उनका जो खाना रहना, जो थिंकिंग पावर, दैट बिल्कुल इज। सर। तो सर जैसे कि गांव देहात, ऐसा मे भी हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको बच्चा नहीं होता है लाइफ में, तो उनका क्या कारण हो सकता है सर? सर इसमें कोई एक सिंगल कारण तो नहीं है, अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कि सर? अंडाणुओं का न बढ़ना, या ट्यूब जो है, हम्म। ट्यूब में कोई प्रॉब्लम्स हो, हम्म। या प्रॉब्लम्स मेल में हो। हम्म। आपने देखा होगा जैसे पीसीओडी की समस्या है किसी को, तो हम्म। उनको भी प्रॉब्लम्स आती है। हम्म। तो उसका कैसे पता लगाओगे आप? नॉर्मली हार्मोनल चेंजमेंट भी आते हैं। हम्म। काफ़ी लेडीज़ों को देखे वो चेहरे पर हल्के बाल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो पीसीओडी की वजह से ही होते हैं। तो उन समस्याओं का भी समाधान है। पीसीओडी का अच्छा इलाज इलेक्ट्रोपैथी में है। हम्म। 3 से 4 महीने इसमें मेडिसिन पेशेंट की चल सकती है, चल चल। और एक बेहतर रिजल्ट आप देख सकते हैं। और काफ़ी सक्सेस रेट हमारे पास। कभी हम आपको लिस्ट और नंबर्स देंगे जिन जिनको सही किया है। और बाकी अभी तो आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन के अंदर एलोपैथ में इसकी काफ़ी और भी नई नई तकनीकी निजात कर दी गई है कि बच्चा पैदा होने के लिए अभी नवीनतम और काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है। मतलब कि मैं जो बात कर रहा हूँ नेचुरली कर रहा हूँ, या नेचर को साथ लेके, बॉडी के साथ छेड़खानी ना करके, नेचर को साथ लेके भी इलाज करना। जैसे आपने अभी बोला कि पुरुष के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, तो पुरुष के अंदर ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है जिससे वो बच्चा नहीं बन पा रहा है? देखो शुक्राणुओं की कमी होती है पुरुष में। वो कैसे होती है सर? मतलब क्या रीजन होता है उसके अंदर कि भाई हाँ? रीज़न तो काफ़ी सर इसके अंदर भी, उसके खाने पीने पर भी, उसके सोच पर भी, हम्म। या गलत आदतों में आके हस्तमैथुन किया हो लंबे समय तक, अच्छा। वीर्य का पतला हो जाना, शुक्राणु जो है कमज़ोर पड़ जाना। हम्म। देखो जब हम लगातार अगर हम हस्तमैथुन करते हैं, वीर्य को निष्कासित करते हैं, तो वीर्य पतला होता चलता है, और जितना पतला होगा जितना जल्दी वो बाहर निकलता है। और गाढ़ा वीर्य होगा वो क्वालिटी में बेस्ट होता है। बच्चा पैदा करने के लिए एक मजबूत बीज चाहिए हमें कोई भी। हम्म। भाई हम अगर मान लो एक पौधा ही उगाते हैं आज एक, तो कम से कम जिस पौधे को हम उगा रहे हैं, तो जो सीड हमने दाना डाला है मिट्टी में, वो दाना तो अच्छा हो। लोग छांट के लेते हैं कि भाई ये बढ़िया वाला जो बीज है ये उगाया जाए। तो अगर शुक्राणु ही कमजोर है, उनकी संख्या कम है, अच्छा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो बच्चे जो जिसको लकवा मार जाता है, ये बच्चे थोड़े से कमजोर पैदा होते हैं, ये शुक्राणु के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, लकवा मारना तो एक अलग ही अलग डिजीज है, कॉन्सेप्ट होता बिल्कुल है। अच्छा। अलग डिजीज है। ये तो कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित है। हम्म। हमारी बीपी का हाई हो जाना, बीपी एकदम से लो हो जाना, शुगर हाई हो जाना, हम्म। तो ब्रेन में क्या होता है, खून का पैंचर होके थक्का जम जाता है हम्म। ब्लड के, जिनको हल्के हल्के लकवे जम जाते हैं, जो कमांड पर आ जाते हैं। तो एक साइड का हिस्सा या दोनों साइड के हिस्से, या हमारी वाइस, या हाथ की जो ग्रिप, पैर की ग्रिप, ये काम करना बंद कर जाती है या कम कर जाती है। आइज का मूवमेंट, हम्म। आईब्रो मूवमेंट, किसी को खाली फेस पैरालाइज आता है, किसी को लेफ्ट बॉडी, किसी को राइट बॉडी, तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट की बीपी कंट्रोल, बीपी या शुगर, वो कंट्रोल करना होता है।
और सबसे पहले आपको एलोपैथ चिकित्सक के पास ही जाना चाहिए अच्छा। इसमें। तो एक इंजेक्शन लगता है जो अगर हम सही समय में पहुंच जाते हैं तो लकवे का अच्छा खासा इलाज है। तो बाकी जो रिकवरी रह जाती है वो हम फिजियो के द्वारा इसको सही कर सकते हैं इसको। देखो लकवा वाले पेशेंट के लिए फिजियो तो कंपलसरी है। हम्म। मान लो पेशेंट अभी आधा सही हो गया, आधा बचा हुआ है, या ग्रिप नहीं है, मसल्स वीक पड़ रही है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी हमें कंटिन्यूस टू टाइम करवानी चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं सर फिजियोथेरेपी के? सर फिजियोथेरेपी आपकी जो है सारे ही बेनिफिट मानूंगा मैं तो इसके अंदर। जहाँ अगर मान लो आपको लेफ्ट साइड लकवा लग गया, ठीक है। या मान लो ब्रेन हेमेज हो गया, आप बॉडी ब्रेन रिकवरी करने में मान लो 2 साल लगा देगा, 1 साल लगा देगा। 1 साल आपके अगर हाथ पैरों के अंदर कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई तो आपकी नर्व सिस्टम भी और मसल्स रेट जो है ना वो इतने डाउन चले जाएंगे, फिर उनको दोबारा वहाँ पर लाना, उस स्तर तक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज ही है। आप सुबह रोजाना घूमने जाते हो, आप अगर आप योग कर रहे हो पार्ट ऑफ फिजियो। देखो फिजियो योग से ही निकला हुआ है। हम्म। योग एक स्वस्थ आदमी के लिए होता है। जो स्वस्थ है वो एक्सरसाइज को पूरी करेगा। तो योग है श्वास का और एक्सरसाइज दोनों के योग को मिलाते हैं, इसको योग बोलते हैं। फिजियो में ये मान लो मेरा शोल्डर में दिक्कत है, तो अगर मैं बात करूंगा कि योग में चलना है तो बोलेंगे सकन चक्रासन करो, पूरा शोल्डर रोटेट करना है। हम्म। अब मान लो किसी को प्रॉब्लम्स है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसी एक्सरसाइज को हम 3 टुकड़ों में कराते हैं, खाली यहाँ तक ले जाके वो फिजियो में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी फिजियो को लिया योग से ही गया है। अच्छा। और योग तो हमारी मांसपेशियों के लिए, श्वास के लिए, कार्डियो के लिए, मसल्स के लिए, नर्व के लिए, और यहाँ से अच्छा इससे जो ऑक्सीजन जो है वो भी अच्छी मिलेगी। तो हम्म। ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो आपको तनाव में, दबाव में नहीं रहोगे आप। अब जो कपाल भाती को बताते हैं नॉर्मल, हम्म। कपाल भाती का मतलब यही है कि वायु को पूरा अंदर ले कपाल जाना। तक पहुंचाना, जिससे हमें मानसिक रोगों से हम बचे रहेंगे, घबराहट फील नहीं होगी, कैसी भी समस्या हम उसका सामना कर सकते हैं। जी सर। सर मैं अभी कुछ दिनों पहले एक टीचर से मिला था, एक्चुअली ब्रेन के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने बताया मुझे, ये बात सही है या गलत है वो बताना। उन्होंने बोला कि बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन है। सबको पता है ब्रेन। क्या ब्रेन से ही स्टार्ट होती है हमारी बीमारियां? लाइक दिस, हम सोच रहे हैं वो हो गया, वो थिंकिंग पावर लाइक दिस। देखो ऐसा है कि थॉट्स जैसा आप सोचोगे हम्म। वैसे केमिकल बॉडी में रिलीज होगी। अच्छा। जो भी हम मेडिसिन बाहर से लेते हैं वो सारे जो केमिकल जो है बॉडी में ऑलरेडी अंदर होते हैं। अब हम बात करें कि कैंसर, तो ये अगर मैं कहूँगी एक घर में अगर 2 लोगों को कैंसर हो गया हम्म। तो तीसरे को भी होने का खतरा है। यस। कारण वो लगातार ये सोचेगा, हर रोज ये सोचेगा कि मुझे ये समस्या हो रही है, या इनको प्रॉब्लम, आपको घुटने में दिक्कत थी, इनको कैंसर हो गया। अगर मुझे घुटने में दिक्कत आएगी तो बार बार मैं अगर नेगेटिव सोचूंगा अपने बारे में तो आपकी बॉडी के साथ नेगेटिव होगा। ये प्रमाणित है, ये मैं नहीं बोल रहा। दैट इज बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े हाई लेवल पर जो शोध हुए हैं, ट्रू। पीछे एक शोध हुआ था उसके अंदर काफ़ी अलग अलग कंट्रीज थी कि एक बंदे को कोबरे का जहर दिया जाएगा हम्म। और वो मर जाएगा। हम्म। हालांकि उसको ऐसा है यार, यस है यार। आ गया याद ऐसा आ गया। माहौल बनाया गया था हम्म। कि देखो जी ये इंजेक्शन है, आपकी बॉडी में करेंगे, शरीर आपका नीला पड़ जाएगा। हम्म। तो वही उसके साथ उसको बता के किया गया। तो उसका रिजल्ट क्या, लास्ट में पोस्टमार्टम किया तो रिजल्ट आया कि इसकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। तो हम्म। हमारी जो ग्लैंड्स है हम्म। बॉडी में, जो 7 ग्लैंड्स है अपनी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल आपकी आ गई, पेनक्रियाज आ गया, सेक्सुअल ग्लैंड आ गई। ये हम्म। सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं ये सारी पिट्यूटरी पर डिपेंड है बेश। और पिट्यूटरी किस पर डिपेंड है? आपकी सोच और आजू बाजू के माहौल से। हम्म। मुझे एक बात बताओ सर, मान लीजिए किसी के घर में नशा करता है वो, उसे हम बोले कि ये आपकी हेल्थ के लिए गलत है, कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो छोड़ने पर मजबूर नहीं होता। उसे ये भी पता होता है कि ये नुकसानदायक है, इससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो वो उसका मेंटल लेवल कैसे मतलब सही करे, और उसके लिए सबसे सही रास्ता क्या है वो चीज़ों से अलग करने का? सर ऐसा है कि पहले तो हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि वो वाइन ले रहा है तो हम्म। उसका बॉडी वेट कितना है, पहली चीज़। हम्म। कितनी मात्रा में ले रहा है। हम्म। दूसरी चीज़, क्या उसको लेने का तरीका भी आता है। हम्म। देखो किसी से आप पूछना कि वाइन कैसे ली जाती है, आपको अलग अलग राय मिलेगी। हम्म। कोई कहते हैं कोक में ले लो, कोई बोलेगा कि लिम्का में ले लो, हम्म। कोई बोलेगा सोडा में ले लो,
कोई बोलेगा पानी में ले लो, हम्म, बट वाइन हमेशा नीट ली जाती है, जो कि कोई भी नहीं लेता। वाइन इतना नुकसान नहीं करती है जितना उसके साथ वाला चखना करता है। ओके। वाइन इतना नुकसान नहीं करेगी जितना चखना करेगा। उसके बाद आपके वो खाया गया आपका खाना। अब जैसे आप कह रहे, काफी लोग बोलते हैं कि जी नॉन वेज और वाइन ले सकते हैं। मैं कहूँगा ले सकते हैं, बट नॉन वेज इतना नुकसान नहीं कर रहा है जितना उसकी ग्रेवी कर रही है। तो नॉन वेज की जो ग्रेवी है वो ज़्यादा नुकसान कर रही है बजाय नॉन वेज की। हम्म, रही बात वाइन की, तो देखो इसको एकदम से किसी पेशेंट की आप बंद नहीं करवा सकते, करवानी भी नहीं चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर लंबे समय से कोई वाइन ले रहा है तो उसकी वाइन जो है धीरे धीरे आप कम कराओ, कम से कम 3 से 6 महीने में उसको बंद कराओ आप। अन्यथा काफ़ी ऐसे मेंटली डिसऑर्डर उसके अंदर आ जाते हैं, कंपन स्टार्ट होने आ जाती है, मसल्स जो है वीक पड़ जाती है, मानसिक स्थिति बेकार हो जाती है, कहीं उसका मन नहीं लगता। तो इसको धीरे धीरे कोई भी ड्रग है, आप देखना डॉक्टर कोई भी, आप मनोचिकित्सक के पास जाओगे, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, तो दिमाग की दवा चलाएगा आपकी। हम्म, तो क्या वो आज चलाई उसने 1 महीने एकदम से बंद कर दी? नहीं, उसकी डोजेज को घटाता 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 धीरे 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 डाउन लेते हुए जाएगा। तो यही सीन होता है उसके अंदर भी, कि वाइन को भी आप जो है धीरे 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 इसको कम कीजिएगा कंप्लीट। इसको। और एक उचित मात्रा में लेता है अगर कोई भी बंदा, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेनी चाहिए, बट जो हैबिचुअल बंदे हैं उनको एकदम से छोड़ना गलत है। स्लो छोड़िए, ज़्यादा ले रहे हैं कम लीजिए। क्या बात है। और जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, इसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, और बॉडी भी आज रिजल्ट नहीं दिखा रही, लेकिन बाद देखो में ऐसा दिखा है कि अगर लंबे समय से आप ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी रिक्वायर करेगी आपकी, अंदर से आपको वो बॉडी को वाइन चाहिए, रही। तो उसको देनी ही पड़ेगी आपको। अगर नहीं दोगे तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। मात्रा का ध्यान रखिए, डोजेज का ध्यान रखिए आप। अब रिहैब सेंटर में हम जाते हैं, नशा छुड़वाते हैं, तो वो ये थोड़ा ना कि गई आज ही बंद कर दी उन्होंने, वो वहाँ को डोज देते हैं, बट कम देते हैं कि ताकि बॉडी पर कोई गलत प्रक्रिया उसकी नहीं हो। ना। जो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रोज ले रहे हैं, आप बैक्टीरिया की आदत हो जाती है। आप हम्म, शाम को 8 बजे आप वाइन लेते हो, हम्म, तो बैक्टीरिया को वाइन चाहिए उस समय, आपके लीवर हैबिचुअल हो जाता है आपका, हम्म, उस लीवर को वाइन चाहिए। ऐसे काफ़ी केस मेरे सामने आए हैं, जो रोजाना की 1 2 बोतल 3 बोतल पीने वाले बंदे थे, और जिन्होंने कहीं अच्छे देवताओं के स्थान पर जाकर किसी के कहने से उन्होंने वाइन छोड़ दी। आज वो इस सही। दुनिया में नहीं रहे, बिल्कुल खत्म। अगर वो लेता रहता तो अभी तक रहता वो, बट एकदम से बंद करना कि आज से मैं प्रतिबंध लगा दिया, आज ये महाराज दारू छुड़ाता है, नहीं। यहाँ आप डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर से, अच्छे फिजिशियन से या अच्छे साइकेट्रिक से सलाह लेके ही अपनी वाइन को धीरे धीरे बंद कीजिए। ये चीजें होती है, पूरी स्ट्रेटजी होती है इसके पीछे की। हाँ भाई, इस तरीके से छोड़ सकते हैं सर। जो महिलाओं की सफेद पानी होता है, एक्चुअली मैं फिर से उस पर आना चाहूंगा। ये जो शहर की जो महिलाएं होती है, सिटी की महिलाएं होती है, और गांव की जो महिलाएं होती है, वो सफेद पानी होता है, वो गांव की महिलाओं को कैसे होता है, और जो सिटी वाली महिला है उनको कैसे होता है? क्योंकि गांव की महिला XYZ काम करती रहती है, वो बाहर भी जाती रहती है सर, वो बहुत सारा काम अलग तरीके से, लेकिन शहर की महिला वो काम नहीं कर पाती है जो गांव की महिला नहीं कर पाती है, इस तरीके से। देखो इसमें मैं गांव शहर को तो ठीक है। तुलना नहीं कर ठीक सकता। है। बाकी इसका जो कारण जो है, मैं वही बता रहा, हमारा खाना पीना। अगर आप अच्छा पानी पीते हो, पानी दिन में अगर 4 लीटर पीते हो आप, और वो जो गाँव की महिला हो चाहे शहर की हो, दूसरा खाना स्पाइसी नहीं है, हम्म, सादा खाना आप खा रहे हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं दूसरा वैचारिक ठीक हो। हम्म, तो इसका तो इन्वॉल्वमेंट में खाना और सोचना, दो ही चीज। दो ही चीज़ पे फोकस करूंगा, कि आप अपना खाना सुधार लीजिए और खाने में क्या क्या वैसे? विचार सही कर लीजिए। वैसे खाने खाने में। में गर्म चीज़ें नहीं खानी, जैसे बैंगन का भरता है काफ़ी गर्म होता है, हम्म, आप मत लीजिए। हम्म, किसी को दही भी गर्म करता है तो मीठा दही ले सकते हो आप, हम्म, दही में चीनी डाल के, शक्कर डाल के आप ले सकते हो। हम्म, गर्म दूध के बजाय दूध को ठंडा करके, ठंडा करके आप पियो। 3 से 4 लीटर पानी लो। सुबह 12 बजे तक जो है आप फ्रूट्स वगैरह लो। 12 बजे के बाद रात को 8 बजे तक आप खाने में अपने सैलेड को उसके अंदर ऐड कर लीजिए आप। हम्म, जैसे मान लो आपका बॉडी वेट है 80 kg,
तो नॉर्मली आपको ये लगा लो कि 400 ग्राम तो आपको खाने से पहले सैलेड लेना चाहिए। रही बात फ्रूट की, तो 80 kg है तो 800 ग्राम फ्रूट आपको 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपको खा लेने हैं, कई टुकड़ों में चाहे, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, जैसे आप खा पाते हैं। एक सिंगल फल का या सिंगल सब्जी का पीछा नहीं करना है। जो भी सीजनेबल फल सब्जियां आती है सभी को लेना चाहिए। सर, घुटनों की प्रॉब्लम काफी पॉपुलर है इससे दुनिया के अंदर, और खास करके बूढ़े बड़े जो लोग हैं उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, एक्सवाइजेड बॉडी के अंदर हर पार्ट में दर्द होता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है सर, और दर्द होने का कारण क्या है? सब पहली चीज तो आप ये समझना होगा हमें कि घुटने का जो कारण एक नहीं है। सबसे पहला कारण मैं कहूँगा कि जिनको भी घुटनों की समस्या रही है उनको L4-5 डिस्क में, जहाँ से रूट कंप्रेसिंग या प्रॉब्लम उनको कमर में, लंबर स्पाइन में उनको दिक्कत है, अच्छा। क्योंकि यहाँ की सप्लाई नर्व घुटनों की वहीं से है। तो पहला तो अपने कमर के व्यायाम आप रोज कीजिए, और दूसरा हमारे खाने पीने में जो है हम कुछ सुधार कर सकते हैं। एलोवेरा वगैरह हम ले सकते हैं, मेथी दाने जो है वो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे बचना है तो, और प्रॉपर एक्सरसाइजेज, और वेट कम रखो। अब जो मेरे जैसे वेट का रहेगा और लंबा चलेगा तो स्वाभाविक है उसको घुटनों में दिक्कत आनी आनी है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो प्रेशर, आप खड़े होकर चलोगे सब ज़्यादा प्रेशर आपको कमर और घुटने, ये दो ही सहने वाले हैं पूरे वजन को। सब ज़्यादा प्रेशर आना ही घुटनों पर और कमर पर है। इसमें कट कट की आवाज आती है जैसे हम खड़े होते हैं ना घुटनों के अंदर, बूढ़े लोगों के, जो अब आजकल तो जवानों के अंदर भी आने वायु की वजह से होती है सर, वायु और ड्राइनेस। ड्राइनेस मतलब सूखा। लगे। अधिकतर लोग बोलते हैं आज के टाइम ग्रीस खत्म होगी इसकी। वो लुब्रिकेट घुटने के अंदर ही होता है, जो चिकनाट होता है चारों तरफ फैल जाता है, तो वो उनका बढ़ना कम हो जाता है जिनको कमर में दिक्कत है। तो कट कट की आवाज़ें आपने काफ़ी सुनाई देगी हुई। अगर घुटना ड्राई है, सूखा है, या उसको वायु की कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज़्यादा है, दालें वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो बाकी मैं यही कहूँगा अगर सभी बीमारियाँ का निवारण आपको चाहिए तो आपको अपने फूड को 70-30 का रेशो, 70% हमें लेने हैं एनकलाइन फूड, ठीक है। 30% एशिड। अब एक सामान्य आदमी की दिनचर्या उठाते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते ही चाय लेते या करेक्ट है। हैं, एसिड, उसके साथ टोस्ट बिस्किट, एसिड। अच्छा, कोई जो भी अनाज है सारे एसिड है। फिर आ गया दूध, दही, घी, खोआ, पनीर, ये सब एसिड में। रात को हमारे घर में अमूमन दाल कढ़ी बनती है, दाल भी एसिड है, कढ़ी भी एसिड है। अब पूरे दिन में आप निकालो आपने एल्कलाइन खाया क्या है? 60% लोग ऐसे हैं जो श्राद्ध फ्रूट खाते ही नहीं है। फ्रूट एल्कलाइन है, सलाद सैलेड एल्कलाइन है, तो इसको आपको काउंट करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ स्टाइल। जैसे मान लो हम चने ले लिए, मूंग की दाल ले ली, ये इनको हम भिगो के खाओ, अंकुरित कर लो, अब वो एल्कलाइन हो गई। भाई आपको दाल ही बनानी है तो 2 दिन उनको भिगो के रखो, कपड़े में रखो लटका के, अंकुरित हो जाएंगे, उनकी दाल बना हुआ। अब वो एल्कलाइन हो। आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो, काजू बादाम खा रहे हो, वैसे चबाओ आप सूखे को, तो एसिड है। अगर भिगो के आप रात को सुबह उसको अच्छे से चबाते हो, एल्कलाइन है। तो खाने की लाइफस्टाइल को हमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। और मेन जो रीजन है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, सारी बीमारियां अपने रसोई से स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल। तो उनको भी बड़ा शिक्षा की जरूरत है। बहुत ज्यादा। जैसे काफी लोगों को देखे वो तवे पर चपाती सेक रहे हैं, और तवे के ऊपर चपाती, बाद में उसको गैस के ऊपर नहीं, तवे पर ही उसको सेकना है। पहले हमारे देखा करते मिट्टी का तो तवा हुआ करता, उसी पर हम पूरा खाना पकाया करते, चाहे सब्जी है रोटी है, वो खा के देखिए आप खुद, और ये गैस का बना खाइए, दोनों में फर्क आपको समझ में आ जाएगा। समझ गया। वो ही फर्क है जैसे कि आप चटनी बनाते हैं,
एक तो रोटी चलावटे पर बनाते हैं, तो उसमें क्या है, पवन का और सूर्य का दोनों का स्पर्श ओपन है। अच्छा, हीट नहीं हो रही, स्लो चल रहा है हाथ आपका। आप उसी को सेम आप मिक्सी में बनाइए, ग्राइंडर में डाल दीजिए, उसके 2,500-3,000 RPM होते हैं उसके। बिल्कुल। तो दोनों के टेस्ट में और दोनों के गुण स्वभाव में फर्क है। सर, आपने रसोई के बारे में बताया। एक्चुअली में जो छोटी बच्चियां होती है और जो लेडीज होती है, मेरे ये माइंड में चल रहा है क्वेश्चन। काफी लोगों को तो, काफी जो महिलाएं होती है, काफी गुड़िया होती है, लड़कियां होती हैं, उनको तो पीरियड्स आते ही नहीं, तो उसका क्या कारण होता है सर? पीरियड्स आते ही नहीं है? हाँ। नहीं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं। ये हो सकता है कि पीरियड्स कम आ रहे हैं या देर स्टार्ट हुए हैं। देर स्टार्ट हुई। तो इनके अंदर भी मैं यही कहूँगा कि मेन जो है हार्मोनली भी इफेक्ट हो सकता है। हार्मोन्स की पूरी जांच करवाएं उनकी, और उनका खाना पीना। हम जब तक इसकी जांच नहीं करवाएंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें पहले हमारी टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। तो इसको मैं अगर बोलूँ तो स्पीच से, मुंह से बोल के बता दूं मैं, तो वो संभव नहीं है। और इसकी बहुत अच्छी नॉलेज भी मुझे नहीं है इस विषय में, अगर हम बात करें तो। उसके बाद सर, एक्चुअल में जो ये जो है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मैक्सिमम लोगों को होता है, और ये शायद साइड इफेक्ट ही मान लीजिए इस चीज का, कि आजकल लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो सिर्फ वो पेन किलर का सहारा लेते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे आप एक्सप्लेन करो, कौन सी दिक्कत? नॉर्मल जैसे कमर दर्द, सिर दर्द, हाँ हाँ, नी में पेन है, घुटनों ठीक में है। दर्द है। एवरीथिंग जो बॉडी के अंदर जो भी आपको ठीक लगे, छोटी, जैसे घुटनों में दर्द हो गया, नाक में दर्द हो गया, हमें हमें जुकाम हो गई, तो यार ये पेन किलर ले ले, सही हो जाएगा। क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट नहीं नहीं होती सर, ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं है? जब आप परेशान हो। बट इसको हम लंबा नहीं चलाना है इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी पेन किलर है वो हमारी किडनी पर इफेक्ट डाल ही डालेगी अगर लॉन्ग चल गई तो। आपने काफ़ी देखो कि 20 साल पुराने से उठा के देखो, और 20 साल अभी ये नए आ गए, इसमें किडनी के केस हर मोहल्ले में है। पहले गांव में एक नहीं हुआ करता किडनी का केस, क्योंकि नॉलेज बढ़ी है, मेडिकल स्टोर खोले, हम डॉक्टरों से परामर्श नहीं लेते हैं। हमें पता है कि वहाँ जाके मेडिसिन लेनी है और हम लेंगे, सही हो जाएंगी। तो मैं तो कहूँगा प्रॉपर पहले उस चीज़ का डायग्नोस हो, बीमारी को ढूंढा जाए। इमरजेंसी के लिए एलोपैथ और पेन किलर है ही, इमरजेंसी टूल है, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। बट इसको दिनचर्या में या लंबे समय तक ना चलाओ इसको आप। पहले इसको अच्छे डॉक्टर या अपने अच्छे फिजिशियन से मिलो। मान लो घुटनों में दिक्कत है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलो, वो बताएगा इसके लिए फिजियो करवाओ, तो आप फिजियो करवाओगे, सही हो जाएगी, आपको पेन किलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप। और सर, जो खाली पेट में, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लोग भी ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह यार मेरे तो ये गैस्ट्रिक होता है, तो वो सुबह सुबह क्या करते हैं कि खाली पेट के लिए टेबलेट आती है, वो लेते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं। उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सर ऐसा है कि स्टार्टिंग में आप खाली पेट का कोई भी DSR बॉडी जो लेते हो, आप मेडिसिन लेते हो, उसको अच्छा रिलैक्स करेगी। हर अगर गैस्ट्रो है, एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो उसमें फायदेमंद देगी। बट लॉन्ग टर्म्स के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हो, तो वही मेडिसिन आपको अल्सर को ख़त्म करती है, और वही मेडिसिन आपको खाली पेट वाली अल्सर बनाने लग जाएगी, आपके अंदर अल्सर चालू हो जाएंगे। सही भी उसी को करना है, बट उसको रेगुलरिटी ना रखे, हमारे खाने को सही किया जाए। और या मैं ये बोलूँगा कि उसका जो है कुछ और अल्टरनेट निकाला जाए उसका। भाई कभी हम ले सकते हैं, कोई विषय नहीं है। ब्याह शादी में गए, कुछ गलत खाना हो गया, तो आप कैप्सूल इंजेक्शन ले सकते हो। रूटीन में जो एक फिक्स चला रखा है अभी कि भाई ये तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी अगर सेट कर रखा है, कोई भी दवा दे रहे हो आप चाहे किस चीज़ की, तो सुबह ये भाई मेडिसिन की गर्मी करेगी, मेडिसिन से हीट होगा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट ना आए, इसलिए भी खाली पेट का कैप्सूल दिया जाता है। और सर, बहुत सारे लोगों को पेशाब के अंदर भी दिक्कत आती है, यूरिन वगैरह के अंदर भी दिक्कत आती है, तो पेशाब का रुक रुक कर आना, उसका क्या कारण हो सकता है सर? सर वो अगर पेशाब आपका रुक रुक के आ रहे हैं, तो नॉर्मली आपको एक अल्ट्रासाउंड कराइए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, गदूद बढ़ जाता है उससे, प्रोस्टेट ग्लैंड जो बोलते हैं ना, वो बढ़ जाती है, तो उससे पेशाब में रुकावट आती है। तो उसका एलोपैथ में तो यही है कि सर्जरी होती है, आप सर्जरी कराओ। और सर्जरी से पहले मेडिसिन है, मेडिसिन आप रोज लोगे तो आपका यूरिन है जो अच्छे से फ्रेश अप हो जाओगी। अगर परमानेंट सॉल्यूशन उसका चाहिए, तो फिर आप ऑपरेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अब ऑपरेशन भी ये नहीं है कि एक बार करवा लिया तो लाइफ टाइम वो सही रहेगा, दोबारा भी हो सकता है।
बिल्कुल। तो मैं ये बोलूँगा अगर इसको ये दिक्कत है तो आयुर्वेद की तरफ रुझान ज़्यादा करें। बहुत सारे लोगों को सर गुप्त रोग की बीमारी भी होती है, तो उसका क्या कारण होता है? गुप्त रोग कैसे होता है सर? नहीं, गुप्त रोग में काफ़ी बीमारी है। कैसे, जैसे जैसे सर? तो गुप्त रोग में मेनली आप ये कहेंगे कि मेल को लेके चलते हैं हम, हम्म तो नसों में ढीलापन आ जाता है, हम्म जो पेनिस से वो पूरा तनाव में नहीं आता। हम्म या फिर मैं वही कह रहा था कि वीर्य का पतला हो जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चों की गलत आदतों बचपन में या उनके जैसा भी एनवायरनमेंट रहा उनके तहत उनको पड़ जाती है, और हम्म लास्ट में जाके समस्या जब उनकी शादी होती है या उसके बाद में उनको समस्या उनके सामने आती है। तो मैं ये बोलूँगा कि सेक्स जो है इसको हम अपना खाना पीना और हम्म विचार हम्म इन दोनों को सही करके हम इसको सुधार सकते हैं। अभी जो हम देखोगे तो आप काफ़ी यहाँ देखोगे भाई जोनेजा फार्मेसी फलाना फार्मेसी गुप्त रोगी, अब ये प्राइवेसी का विषय हो गया, हम्म तो पेशेंटों को ठगा जाता है। बस पेशेंट को ठगा जाता है कि आपका ये अधिकतर इनमें काफ़ी मेडिसिन जो है आयुर्वेद में भी है यूनानी में भी है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और कुछ अपना खाना आप सही कर सकते हो, ये केसर वगैरह लेके शिलाजीत लेके, जो बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं आयुर्वेद में इसके, हम्म तो इनको सही किया जा सकता है इसको। ये जो मार्केट ये बाहर लगाए रहते हैं ना, गुप्त रोग का इलाज, पूरा इलाज, ये कुछ तंबू वगैरह के लगा नहीं कर सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके चक्कर में ना लगे तो अच्छे है। जब आप बताओ कि जो डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट है जो पढ़ के आए हुए इस पे से, हम्म आप उनके पास जाए ना। हम्म देखो वो परंपरागत चल रहे हैं, उनके दादा परदादा पीढ़ियों से हम्म खानदानी दवा खाना, हिमालय दवा खाना, हम्म उन्होंने उनको हो सकता है पूर्वजों से कुछ अनुभव हो हम्म कि जड़ी बूटी हर्बल क्वांटिटी क्या है क्या देनी है, प्रमाणित कुछ नहीं है। हम्म और अपने यहाँ पर जो भी कुछ दिया जाएगा, कोई पैथी में आप काम कर रहे हो हम्म ऐसे ही कोई दवा नहीं दी जाती है। हम्म पहले उस पर शोध होता है, लंबे समय तक रिसर्च होता है, हम्म, और उसके बाद वो मेडिसिन दी जाती है। तो कहीं वो सेफ रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप लेडीज है तो गायकोलॉजिस्ट के पास जा सकती है, बिल्कुल। ठीक है, सेक्सोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हो, निवारण पा सकते हो उनसे, वहाँ से इनसे बचो तो ही अच्छा है। बाकी तो आयुर्वेद में भी एलोपैथ में भी इसका इलाज है इसका। और ये बहुत सारे लोगों को पथरी होती है, ये क्यों होती है सर? कैसे होती है? पथरी का बनने का कारण क्या है सर? सर पत्थरी बनने का कारण वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था कि अपना जो खाना है, हम्म अगर जब आपके खाने के अंदर एसिड फूड ज़्यादा होंगे हम्म स्टोन बनेगी। टमाटर दालें ज़्यादा खा रहे हो स्टोन बनेगी, आपको डॉक्टर के पास जाओगे भाई दाल टमाटर बंद कर दो इसकी पथरी जाएगी इसकी। हम्म तो अगर आपका खाना सही है, एक सिंगल फार्मूला देता हूँ आपको, उस फार्मूले पर चलोगे तो लगभग कोई डिजीज आपको आने वाली नहीं है। हम्म इसमें करना क्या है हमें, सुबह में उठते हैं सबसे पहले हमें पानी पीना है, गुनगुना पानी। हम्म थोड़ा टहलो फ्रेश होके आओ, उसके बाद में फ्रूट्स हम्म 12 बजे तक ओनली फ्रूट पर हो, आप दबा के फ्रूट खाओ जितने खा सकते हो। जैसे मान लो मेरा 100 kg वेट है तो 1 kg फ्रूट मेरे को खाना चाहिए, इससे अधिक खाना है। दोपहर का खाना आ गया, उससे पहले आप है ना थोड़ा कच्चा सैलेड लो, उसके बाद घर में जो खाना बना है आप लीजिएगा। तो अगर रात के भोजन की बात करें तो रात के भोजन में भी यही है, पहले हम सैलेड लेंगे और सैलेड से पेट भरने की कोशिश करेंगे, और बाद के अंदर जो बचा हुआ है अपने घर में जो खाना बना है वो आप लीजिए। तो 70-30 का जो मैंने रेशियो बताया आपको, एल्कलाइन लो 70%, हम्म 30% आप लो एसिड फूड। अब आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट की समस्या, आंतों की, कब्ज, पाइल्स, आर्थराइटिस, घुटनों की समस्या, हिल पेन, ये कुछ नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक विचारधारा है, इस विचार पर चलोगे आप, अमल करोगे, आप स्वस्थ हो। और आप अपने हिसाब से भोजन करोगे, जैसा मिल रहा है इसको हमने कूड़ेदान समझ लिया, जो भी आया डाल दिया इसमें, जो भी आया डाल दिया, तो परेशानी आएंगी। अपनी बॉडी के अंदर ऐसे ये मार्केट के अंदर बहुत सारे फूड चल रहे हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स चल रही है, तो ऐसा कौन सा फूड है जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान इन पहुंचाता सबसे ज़्यादा नुकसान तो मैं कोल्ड ड्रिंक को ही बताऊंगा आपको, सबसे खतरनाक ही। है? ये ऑल ओवर जितनी भी है, हम बोल वाइन से भी देते हैं। खतरनाक है। कई लोग हैं ना जो शाम को विस्की ले रहा है, रम ले रहा है, उससे भी खतरनाक है। तो बच्चे वगैरह सब आराम से पार्टी में ले रहे हैं इसको, हम्म ये भी एक रेमेडी है। कभी लिया आपने, मान लो आप आगे सफर में जा रहे हो, हम्म
खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ज़्यादा खा लिया, इधर उधर का काफ़ी ज़्यादा हो गया आपका, तो आपने एक गिलास ले लिया, वो एज ए मेडिसिन रूटीन में आप लेते हो, तो इसके तो बड़े आपके आते हैं जो सारी खत्म हो जाएंगे अंदर से। मैं क्या अपनी क्या बताऊँ, मैं तो अमिताभ बच्चन जो सेलिब्रिटी है, हम्म। उसके घर पर पेप्सी की हमेशा कंपनी की तरफ से पेटियां आया करती। लास्ट में ये हुआ कि जाके उसका ऑपरेशन हुआ, आते उसकी सड़ गई। उस दिन के बाद अमिताभ बच्चन ने ऐड करना बंद कर दिया, पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक का खूब ऐड किया करता। जिस दिन वो एडमिट हुआ ना, हम्म। उस दिन आते उसकी खराब हो गई उसके अंदर से, फिर लंबे समय से वो पीता आ रहा था उस चीज को। तो कोल्ड ड्रिंक तो अंदर से खत्म कर देता हाथों पूरा। को बिल्कुल सड़ा देती, इससे बचना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर।